सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या है कि अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय। हम बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान 2025 की। दिया 2026 में जा रहा है, 2025 के लिए है, याद रखना। और अभी किसे चुना गया है इस पुरस्कार के लिए, तो उनका नाम है रामकुमार मुखोपाध्याय। ये बांग्ला लेखक है, बंगाली भाषा के लेखक हैं। और इन्हें इनकी कृति हरा पार्वती कथा, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है, उसी के लिए इन्हें ये सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ये जो इनका उपन्यास है, ये जो इनकी पुस्तक है, ये शिव पार्वती की पौराणिक कथा पर आधारित है। नाम से भी समझ में आ रहा है वैसे आपको। और क्या खास बात है इनके नाम की, तो हम कह सकते हैं कि 22 साल के बाद किसी बांग्ला लेखक को ये पुरस्कार मिल रहा है। इससे पहले लास्ट टाइम में 2004 में सुनील कुमार गंगोपाध्याय को ये सम्मान मिला था। और उसके बाद अब जाकर के किसी बांग्ला लेखक को ये सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी सारी बात मैं आपको बताऊंगा कि कौन ये सम्मान देता है, कितनी पुरस्कार राशि है, सब कुछ हम देखते हैं डिटेल में। तो सरस्वती सम्मान ये एक वार्षिक पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है। तो ये 8वीं अनुसूची की 22 भारतीय भाषाओं में पिछले 10 सालों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है ये सम्मान। और अगर बात करें इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, तो 15 लाख रुपए है। ये जरूर ध्यान में रखें आप, क्योंकि मैं आपको एक प्रश्न दिखाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा गया था। तो उसके लिए आपको पुरस्कार राशि याद होनी चाहिए। और अभी का हमने देखा 2026 में दिया गया 2025 के लिए। और इस बार इसका 35वां संस्करण है। किसे? रामकुमार मुखोपाध्याय को, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना होती है 1991 में। और पहली बार इसको 1991 में ही दिया गया था। और किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को हिंदी भाषा में दिया गया था। और लास्ट ईयर का भी मैं आपको बता दूं, जो 34वां संस्करण है 2024 के लिए दिया गया था। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को दिया गया था, उनकी संस्कृत पुस्तिका स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। अच्छा, पहली महिला कौन थी जिन्हें ये सरस्वती सम्मान दिया गया था और कब दिया गया था? तो 1995 में बालमणि अम्मा को दिया गया था, वो मलयालम लेखिका थी। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान से मैंने सब कुछ आपको बता दिया, किस भाषाओं में दिया जाता है, कितने सालों के लिए दिया जाता है, मतलब 10 वर्षों में प्रकाशित उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है, जिसको भी दिया जाना है। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बार का बता दिया, पिछले बार का बता दिया, पहली बार किसे दिया गया था वो बता दिया, पहली महिला कौन थी और कौन देता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां से और क्या क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं, देखो हम करने की कोशिश करते हैं। मैंने हर तरह से प्रश्न को बनाने की कोशिश की है, देखते हैं। सरस्वती सम्मान कितने वर्षों के बाद किसी बांग्ला लेखक को अभी दिया जा रहा है? तो हमने कहा 22 सालों के बाद किसी को दिया जा रहा है। इससे पहले 2004 में दिया गया था। और अभी जो संस्कृति सम्मान दिया जा रहा है, उनकी कृति का नाम क्या है, उनके उपन्यास का नाम क्या है? तो आंसर होगा हरा पार्वती कथा। तो प्रश्न उसी पे पूछ लिया गया, हरा पार्वती कथा किस भाषा की कृति है? तो आप कह दोगे बांग्ला भाषा। एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि 2004 में सरस्वती सम्मान किसे मिला था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, 2004 का क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इस बार का जो दिया जा रहा है वो बांग्ला भाषा के लेखक को दिया जा रहा है। और आखिरी बार बांग्ला भाषा के लेखक को कब मिला था? 2004 में। तो हो सकता है अगर देखो प्रश्न डीपली बनाना चाहे तो पूछ ले। तो हमने तो पढ़ लिया भैया, सुनील कुमार गंगोपाध्याय नाम है उनका। कोई और कर पाए ना कर पाए, हम तो कर लेंगे। अगला देखो, सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? आप सभी कर लोगे, के बिरला फाउंडेशन। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? अभी हमने पढ़ा 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वो जो कृति है हरा पार्वती कथा, ये किस पर आधारित है? नाम से भी समझ में आ रहा है, मैंने आपको बता भी दिया था, शिव पार्वती की पौराणिक कथा। तो सिंपल से ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद करूंगा सारे आप हल कर लोगे। देखो कुछ प्रश्न मैं आपको ये भी बताता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, आपको आइडिया लगेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था ये कि कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। देखो, के बिरला फाउंडेशन कई तरह के अवार्ड देता है, जिसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट तो हम हर साल पढ़ते हैं। आप जो यहाँ ऑप्शन देखोगे ना, जिसमें से आप क्या एलिमिनेट कर पाओगे आराम से, वो है भारत रत्न। बाकी 3 में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप 3 याद रखना कौन कौन से के बिरला फाउंडेशन देता है। एक तो सरस्वती सम्मान देता है, और सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए देता है पुरस्कार के रूप में। और एक व्यास सम्मान भी यही देता है, उसमें 4 लाख रुपए देता है। और एक बिहारी पुरस्कार देता है, जो याद रखना ये बिहारी पुरस्कार नाम का बिहारी है, लेकिन बिहारियों को नहीं दिया जाता, ये राजस्थानियों को दिया जाता है। ये इसकी बड़ी खास बात है। 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? व्यास सम्मान। अब एक और प्रश्न देखो, सरस्वती सम्मान पहली बार किसे दिया? पहले विजेता पूछ लिए।
ठीक है, तो पहले विजेता हमने देखा हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था पहली बार। एक पूछा है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, बड़ा सिंपल सा हो गया ये तो, लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक ये प्रश्न देखो, क्वेश्चन को बड़ा सा कर दिया लेकिन घुमा फिरा करके वही बात पूछ रहा है कि 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें से वो कौन सा पुरस्कार है। अब अगर आपको ये पता हो ना कि साहित्य अकादमी तो नहीं हो सकता, ज्ञानपीठ भी नहीं हो सकता, हाँ व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, देखो दोनों उसने ऑप्शन डाल दिए, इसीलिए ऑप्शन से ही प्रश्न आपका कठिन या सिंपल हो जाता है। और दोनों की खास बात क्या है, दोनों की शुरुआत 1991 में ही होती है। तो इसका जो उत्तर है वो हमें आगे वाली लाइन से पता लगेगा। क्या है आगे वाली लाइन की, पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख रुपए दी जाती है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया है, सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, बताया था ना। तो है ना प्रश्न मजेदार, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। बाकी चलो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक हमने पढ़ा था कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के बारे में, अभी शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अभी अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेर्रामुथु को, तमिल भाषा के हैं ये लेखक। और ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया रूबल नागी को। 2025 के लिए जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है उसमें हिंदी भाषा का ममता कालिया को दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की लेखिका है, उनके मेमोयर, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। और अंग्रेजी का नवतेज सरन को, पंजाब के हैं ये, इनका नॉवल का नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग। और राजस्थानी में जितेंद्र कुमार सोनी को चुना गया है उनकी कहानियां भार खमा के लिए, तो ये भी याद रखना। बाकी 2026 का जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है वो दिया गया है वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार की बात करें, ये दिया गया नरेंद्र जी को, जिनका संबंध है भारतनाट्यम से। एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2026 ये दिया गया यशवंत गुप्ता को और नीता अंबानी को भुवनेश्वर में कीस मानवतावादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि IQ एयर ने भी 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को जारी किया है और इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया है। तो सही उत्तर होगा इसका लोनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। तो ये स्विस कंपनी है IQ एयर और इसने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को अभी जारी किया है और इसमें बताया गया कि भारत ये दुनिया का 6वां सबसे प्रदूषित देश है। पूरी दुनिया में देशों में बात करेंगे तो भारत 6वें स्थान पर है। भारत में PM 2.5, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, बिल्कुल छोटे छोटे धूल के कण जिनकी साइज है 2.5, तो यहाँ पे उसका जो औसत स्तर है वो बताया जा रहा है 48.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, आयतन की, वॉल्यूम की। तो मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना माइक्रोग्राम PM 2.5 के कण पाए गए, ये इसका मतलब हो गया। मैंने बताया भी हुआ है यहाँ पे, देखो PM 2.5 क्या होता है हिंदी में। सिंपल सा अगर आप समझाऊं मैं आपको तो यूं समझो कि एक धूल का कण है या किसी भी डस्ट का या किसी भी धुएं का कण है, अगर उसकी साइज 2.5 डायमीटर या 2.5 व्यास के बराबर है या उससे कम है तो वो सब इसी के अंदर आएंगे। और ये इस तरह के जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं ये किनके कारण बनते हैं, ये वाहनों के कारण जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, फसल जलाने से या निर्माण कार्य से, हर किसी से ये बनते हैं। अब ये नुकसानदेह क्यों है, क्योंकि ये सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, दिल की बीमारियां बढ़ाते हैं और इस कारण से जल्दी इंसानों की मौत हो जाती है। वैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उन्होंने माना है कि अगर वातावरण में एक यूनिट मीटर क्यूब में, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में अगर 5 माइक्रोग्राम के अगर इस तरह के कण हैं तो कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन ज्यादा होंगे तो नुकसानदेह। और भारत में तो इसका 10 गुना है, जितना उन्होंने सुरक्षित बताया है उससे 10 गुना यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया इसके बारे में, लेकिन जो डेटा आपको याद रखना है, देखो देशों की बात करें, सबसे प्रदूषित देशों में बात करेंगे तो पहले स्थान पे पाकिस्तान को रखा है, सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है ये। दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे पे तजाकिस्तान। पहला वाला याद रखेंगे हम पाकिस्तान है और भारत 6ठे स्थान पर है, ये याद रखेंगे। वहीं शहरों में बात करें, सबसे प्रदूषित, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो लोनी है। ये लोनी गाजियाबाद का है, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आप देखोगे यहाँ पे जो PM 2.5 का जो स्तर है एक यूनिट वॉल्यूम में वो कितना है, 112.5 माइक्रोग्राम है। अब जो हमारा भारत का औसत है, एवरेज है 50, उससे भी देख लो कितना ज्यादा है, डबल है, लगभग डबल से भी ज्यादा है। कहाँ पे, लोनी में। उसके बाद तीसरे स्थान पे भी हमारा ही है
एक मेघालय का बर्नियाहाट और दिल्ली चौथे स्थान पर है। वैसे कैपिटल के मामले में देखोगे पूरी दुनिया में जिन भी देशों की कैपिटल है उस मामले में दिल्ली फिर पहले स्थान पे आ जाती है। मतलब दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 66 तो भारत से ही है। तो ये पूरी रिपोर्ट को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, आसान भाषा में समझा दिया। अब बता देता हूँ एक लाइन में आपको क्या क्या याद रखना है। ये स्विस कंपनी है IQ एयर, इसने ये रिपोर्ट जारी की है 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, और इसमें शहरों में और देशों की लिस्ट याद रख लेना। सबसे प्रदूषित देश बात करेंगे तो पहले स्थान पे पाकिस्तान है, भारत छठे स्थान पर है। और सबसे प्रदूषित शहर में बात करेंगे तो वो भारत का है, कौन सा, गाजियाबाद का लोनी शहर। ठीक है, इतना आप याद रख लो बस। बाकी देखो एक तरह से ये रैंकिंग ही है, तो रैंकिंग वाला प्रश्न है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, और हर बार जो मैं आपको शीट रिवाइज करवाता हूँ आज की शीट उससे अलग है। ये इसमें वो सभी प्रश्न है जो 2026 में हमने पढ़े हैं, वो सारी रैंकिंग्स हैं। जैसे कि रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में भारत तीसरे स्थान पे आ गया, पहले पे चाइना, दूसरे पे ब्राजील है। भारत अभी चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। WHO के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला, 8वां स्थान। ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स 2026 में टॉप पर ग्रीस है। और विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट आई थी, उसमें पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे भारत है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पे चाइना है, फिर अमेरिका, फिर भारत। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत 131 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। नीति आयोग ने अभी दूसरी बार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया था, ओवरऑल बात करेंगे तो टॉप पर उड़ीसा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 45वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत उन्नति सूचकांक 2026 आया, अभी पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया, और इसका ये दूसरा एडिशन है, टॉप पर त्रिपुरा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर पाकिस्तान है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, और चौथे पे डेनमार्क है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 के उद्घाटन समारोह में कौन सी फिल्म का प्रदर्शन हुआ। तो उद्घाटन फिल्म आप कह सकते हो, तो आंसर होगा इसका सिरात। सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 की, और इसका उद्घाटन किया अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। कब, अभी 25 से लेके 31 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है, और कहाँ पर, भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो ये दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, और महोत्सव का उद्देश्य है फिल्म कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। याद रखना इसमें 125 से ज्यादा भारतीय और विदेशी फिल्में दिखाई जाएंगी, लेकिन उद्घाटन फिल्म जो दिखाई गई उसका नाम है सिरात, और इसके डायरेक्टर हैं ओलिवर लेक्स। और इसमें जो अंतिम फिल्म, समापन फिल्म दिखाई जाएगी वो है अमीबा, इसके डायरेक्टर हैं CU10। सिर्फ फिल्मों के नाम याद रख लो, डायरेक्टर वगैरह तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये सिरात फिल्म के बारे में एक बात बता दूं कि इस फिल्म को 2025 जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुए थे, यानी कि पिछले साल ही 78th एडिशन था, उसमें जूरी पुरस्कार जीता था इस सिरात मूवी ने। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली, पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, कौन सा संस्करण है, और पहली फिल्म और आखिरी फिल्म सब हमने देख लिया। अब फिल्मों की बात है तो एक ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं, वो मैं आपको अभी रिसेंटली जो दिए गए हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। एक तो याद रखना इस बार के ऑस्कर अवार्ड का एडिशन कौन सा था, 98 नंबर का एडिशन था। बेस्ट फिल्म रही है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर इसी फिल्म के हैं पॉल थॉमस। बेस्ट एक्टर है मिशेल बी जॉर्डन सिनर मूवी के, और बेस्ट एक्ट्रेस है जेसी बकले हेमनेट मूवी के लिए। और इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है सेंटिमेंटल वैल्यू ने, ये नॉर्वे की है मूवी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में निवेश मित्र 3.0 को किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और इन्होंने निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है निवेशकों के लिए बिजनेस शुरू करना आसान बनाना। तो इसमें निवेशकों के लिए क्या क्या खास बातें भैया, तो उनको सभी सेवाएं एक ही जगह पे मिल जाएगी। उनके लिए एक AI चैटबॉट होगा जिससे वो तुरंत मदद ले पाएंगे किसी भी समय किसी भी जगह, और आवेदन की हर स्टेज पर जानकारी मोबाइल के थ्रू SMS के थ्रू उनको मिलती रहेगी, और आसान आवेदन प्रक्रिया होगी। मतलब एक ही फॉर्म से कई विभागों की अनुमति उनको मिल पाएगी, बार बार ऑफिसों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। तो समय बचेगा, मेहनत बचेगी।
तो इस सभी बातों से हम कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे। बिजनेस करना आसान हो पाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं, निवेश बढ़ेगा और उद्योगों का विकास तेजी से होगा। तो ये है निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म जिसको लॉन्च किया अभी उत्तर प्रदेश में। एक लाइन में बोले तो निवेशकों के लिए बिजनेस को शुरू करना यहाँ पे आसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं। तो ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल लखनऊ होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक, पुष्प है पलाश, फल है आम, और नारोरा न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पे। देश का 53वां और चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, और देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व भी है, तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े यहाँ से। तो पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, और क्यों न्यूज में है, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के इस पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। उत्तर प्रदेश में पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है लखनऊ में। शुभांशु शुक्ला ये लखनऊ से हैं, अभी आपको बताया अशोक चक्र सम्मान इनको मिला था। और एक जिला एक व्यंजन पहल यहाँ पर शुरू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में भारत और फ्रांस की साझेदारी से एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। भारत जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपना पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित करेगा। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास 2026 ये भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के द्वारा बबिना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कालिंजर किला जो है उत्तर प्रदेश में उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया था, और ये राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बन गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप उत्तर प्रदेश से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में निंगोल वन पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मणिपुर। तो याद रखेंगे अभी मणिपुर सरकार ने निंगोल वन पहल को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की मदद से वन संरक्षण को बढ़ावा देना। निंगोल का मतलब ही होता है महिलाओं से। तो इस पहल के तहत वनों की रक्षा की जाएगी, वनों की कटाई रोकी जाएगी, और अवैध गतिविधियों से जो अफीम की खेती हो रही है उन पर रोक लगाया जाएगा। आपको बता दूं मणिपुर का 74% से ज्यादा क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। तो इस कारण से जो जंगल है वो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाते हैं, क्योंकि जंगलों से लोगों को रोजगार मिलता है, भोजन मिलता है, ये जीवन यापन का सहारा है उनके। तो निंगोल वन पहल का मुख्य उद्देश्य यही है, महिलाओं की भागीदारी से वन संरक्षण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखेंगे निंगोल वन पहल अभी किस राज्य ने शुरू किया? मणिपुर आंसर होगा। मणिपुर लेकर के चलते हैं आपको, ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल हो गई है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, और मुख्यमंत्री नए बने युमनाम खेमचंद सिंह, और यहाँ की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी नेमचा किपगेन। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील मिलेगी जो, और यहीं पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। मार्शल आर्ट है यहाँ का थोंगटा। अब कुछ यहाँ के फेस्टिवल्स करा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। संगाई फेस्टिवल यहाँ पर होता है। यहाँ का राजकीय पशु भी है संगाई, जो एक प्रकार का हिरण है, उछलता रहता है इधर से उधर। लाई हराउबा फेस्टिवल है, नट संकीर्तन उत्सव हो गया, याओसांग या योशांग उत्सव हो गया, हुन तड़ो महोत्सव हो गया, शुमंग लीला उत्सव हो गया, गान नगाई महोत्सव हो गया, शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल हो गया, लामलाई महोत्सव हो गया, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव हो गया, निंगोल चकोबा त्योहार हो गया, इमोइनु रातपा महोत्सव हो गया। ये सब यहीं के फेस्टिवल्स हैं। कुछ और प्रश्न भी देख लो एक बार। अभी पहला राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था अभी दिसंबर में इम्फाल में ही। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया प्रेमचंद पुखरामबम को, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। अभी तीसरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, तीसरा संस्करण, ये भी इम्फाल में ही हुआ था। और एक मणिपुरी फिल्म है बूंग, ये अभी बहुत न्यूज में थी क्योंकि 79 नंबर के बाफ्ता अवार्ड्स जो अभी हमने पढ़े थे 2026 के ही, बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड इसने जीता था, जिसकी डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी। तो ये भी आप ध्यान में रखना साथ के साथ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आकाश 300 3D प्रिंटर को किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो आंसर होगा स्पेस टाइम फॉर डी प्रिंटर सॉल्यूशन। तो ये एक स्टार्टअप है, इसी ने इसको बनाया है। जानते इसके बारे में डिटेल में कि क्या है ये? तो आकाश 300 की मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे ये एक हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर है। कितना हाई टेम्परेचर है, मतलब कितना तापमान इसका हो सकता है? तो अभी तो
350 डिग्री सेल्सियस, भविष्य में 500 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है। और इसे स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन कंपनी है केरला की, तिरुवनंतपुरम केरला की कंपनी स्टार्टअप है, उसने बनाया है। तो इसका उपयोग स्पेस के जटिल पार्ट्स बनाने में होगा और अभी इन्होंने इसको बना करके इसरो को सौंप दिया है। तो अगर इसकी विशेषताओं की, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो ये बहुत गर्म तापमान पर काम कर सकता है, एक साथ 2 अलग अलग मटेरियल से ये प्रिंटिंग कर सकता है और बहुत मजबूत और जटिल डिजाइन ये आसानी से बना सकता है। ये कुछ इसके विशेषताएं हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से होगा क्या, जिस काम को करने में महीनों लगते थे अब वो काम कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो इससे समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी कम होगी। मैंने आपको बताया जटिल डिजाइन बनाना आसान होगा और हम जो इसके लिए अभी तक विदेशों पे निर्भर थे तो वो निर्भरता हमारी कम होगी। तो इस स्टार्टअप की बात करें जिसने इसको बनाया है, स्पेस टाइम ने, ये स्थापित हुआ था 2020 में ही। हेडक्वार्टर याद रख लो आप, तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो आकाश 300 याद रखना। ऐसा प्रश्न आ सकता है, देखो मुझे लग रहा है ऐसा प्रश्न अगर बन जाए ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। आकाश 300 क्या है, पहला ऑप्शन रख देगा वो मिसाइल है। तो 99% अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो यही लगा के आएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ भैया मिसाइल होगी, जरूर DRDO ने अभी अभी लॉन्च किया होगा, हमने पढ़ा नहीं तो क्या हो गया। आकाश से हम हिंट लगा सकते, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना। ये हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर है, आप याद रखना। अब देखो 3D प्रिंटिंग से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक प्रश्न बनेगा, किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? तो आंसर होगा जापान ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पुल IIT हैदराबाद के परिसर में स्थापित किया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य आवास ये बना अहमदाबाद में। दुनिया का पहला ऑन साइट 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये लद्दाख में बनाया गया IIT हैदराबाद की मदद से। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? दिल्ली में। और इसको बनाया किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखेंगे UPI के माध्यम से ओवरड्राफ्ट क्रेडिट लाइन दे रहा है। तो ये सुविधा सत्यापित जो सर्टिफाइड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए है। लेकिन याद रखें उनमें भी वो महिलाएं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़ी हुई है, मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उनके खाते खुले हुए हैं, अकाउंट खुले हुए हैं बैंक में, उनको इसका फायदा मिलेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनको मिलेगी। और ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब यूं समझो कि आपके अकाउंट में मान लो बैंक में 1000 रुपए है और आपको जरूरत पड़ती है 1500 रुपए की। तो अगर बैंक वालों ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है तो आप वहां पे पड़े तो आपके 1000 रुपए हैं, लेकिन आप निकाल 1500 रुपए सकते हो। मतलब यूं समझ लो कि 500 रुपए का लोन ले लिया आपने। ये ओवरड्राफ्ट का फायदा होता है, बिना कुछ प्रोसेसिंग के, बिना कुछ बातचीत के आपने यूज कर ली उसको। और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना लिमिट दिया जा रहा है ओवरड्राफ्ट में। जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनको लाखों रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। जैसे कि किसी के 50 लाख रुपए रखे हुए हैं, हो सकता है उसको 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लिमिट दिया जा रहा हो, तो वो 10 लाख रुपए ज्यादा निकाल सकता है। ठीक है, वो लिमिट तो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट का मतलब तो समझ गए आप। तो वही फैसिलिटी इनको दी जा रही है। अब आप पूछोगे कि इनको कितना ओवरड्राफ्ट दिया जा रहा है, क्या लिमिट है? तो आंसर होगा 5000 रुपए का ओवरड्राफ्ट वैल्यू इनको दिया जा रहा है, मतलब 5000 रुपए की इनकी लिमिट है। और इस तरह से ये सुविधा देने वाला, ये सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर मैं फिर से समझाऊं तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला सदस्य हैं, जिनके प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, उनको बैंक ऑफ बड़ौदा ओवरड्राफ्ट की वैल्यू दे रहा है, UPI के माध्यम से ओवरड्राफ्ट दे रहा है। कितना? 5000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट दे रहा है। और अभी इस सुविधा को शुरू किया है हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने, हैदराबाद से इसको शुरू किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, स्थापना होती है 1908 में। इसके फाउंडर थे सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में है। MD वर्तमान में देवदत्त चंद है। टैगलाइन होती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। तो एक तो प्रश्न ये है कि भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? और दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला RRB को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? ठीक है, दोनों इसी साल हमने पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, JSW इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने। JSW इंडियन ओपन 2026 ये हुआ 18 से 22 मार्च तक। कहाँ पे? मुंबई में। और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है अनाहत सिंह ने।
लगातार दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। इन्होंने यहाँ पे फाइनल में हराया है इजिप्ट की स्क्वैश प्लेयर हाना मोहताज को। और मेन सिंगल का टाइटल जीता है अभय सिंह ने, जो कि एक भारतीय हैं, और उन्होंने एक भारतीय को ही फाइनल में हराया, वीर चोतरानी को। और स्क्वैश की बात है तो ये 2 पॉइंट में बताता हूँ आपको। अभी जो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 हुआ था ना, 5वां एडिशन हुआ था, भारत ने होस्ट किया था चेन्नई में। उसको याद रखना, भारत ने जीता है और हराया था किसे? हांगकांग को हराया था। और अनाहत सिंह से एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था कि भारत के जो स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह, इन्होंने भी अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन इवेंट में अपना पहला पीएसए ब्रोंज स्तर का खिताब जीता था। पीएसए मतलब होता है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संशोधित उड़ान योजना को किस अवधि तक के लिए मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा अभी 2026 से लेके 2035 तक। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संशोधित उड़ान योजना, या इसी को आप कह दो उड़ान 2.0 योजना, इसको मंजूरी मिल गई है। और अब ये योजना 2026-27 से लेकर 2035-36 तक, यानी कि 10 सालों तक चलेगी। इसके लिए कुल बजट कितना निर्धारित किया गया है, ये जरूर याद रखना। ये डेटा वाले प्रश्न आ जाते हैं भैया एग्जाम में। 28,840 करोड़ रुपए। तो ये योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? छोटे शहर और दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ना। अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था इसी तरह से। जब भी मैंने उड़ान योजना के बारे में बात करी थी तो आपको बताया था कि उड़ान योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कनेक्टिविटी को जोड़ना है, हवाई मार्ग से क्षेत्रों को कनेक्ट करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में आम लोगों के लिए सस्ती हवाई यात्रा, ये भी इसका एक उद्देश्य ही है। और अभी जो ये संशोधित उड़ान योजना है, इसमें इन्होंने कहा कि हम 100 नए हवाई अड्डे बनाएंगे। भैया कुल बजट आया ना जो 28,000 करोड़ रुपए का, इससे क्या करेंगे? तो काम करेंगे, यही काम होगा। 100 हवाई अड्डे बनेंगे, 200 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। तो उड़ान योजना की बात कर ले, फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। याद रखना इसको। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कब लॉन्च किया था? 2016 में। 10 सालों के लिए लॉन्च किया था। अभी 2026 में 10 साल पूरे हो गए। हमने फिर से इसको आगे 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, वो मैंने आपको बता दिया। और अभी कुछ दिन पहले एक योजना हमने पढ़ी थी, वो है फेयर से फुर्सत, यानी कि आप कह सकते हो किराए से फुर्सत योजना, जिसका उद्देश्य था आम लोगों को कम किराए में हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इसको हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी, इन्होंने मध्य प्रदेश रीवा से इस योजना को शुरू किया था। और इस योजना के तहत जो पहली उड़ान शुरू हुई है, रीवा और रायपुर के बीच में शुरू हुई है। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? अब इसकी खास बात क्या है? डेट और अक्टूबर सेम दे दिया है, लेकिन ईयर अलग अलग है। तो अगर आपको डेट और वगैरह ये महीने याद नहीं है तो बड़ा आसानी से आप लगा लोगे, क्योंकि 2016 सबको याद है। लेकिन मान लो अब इसी प्रश्न को एग्जामिनर टिपिकल भी बना सकता था अगर वो 2016 सब में कर देता और आगे की डेट या महीने बदल देता तो। ठीक है, तो मैंने भी आपको हमेशा 2016 ही बोला है, लेकिन अभी इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो हम याद रखेंगे अब डेट और महीना भी 21 अक्टूबर 2016। तो एग्जाम वाले क्वेश्चनों से हमें ये पता चलता है, बहुत से स्टूडेंट्स जो कह रहे थे ना, आपको याद होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं शायद, वो जो नए जुड़े उनको तो नहीं पता होगा। कुछ समय पहले मैंने आपकी PYQ सीरीज स्टार्ट की थी। हर प्रश्न में कोशिश करता था कि मैं PYQ आपके लेकर के आऊँ, 2-2-5-5 जैसा भी मुझे मिलता था मैं लेकर के आता था। लेकिन उससे ओवरऑल क्या होता था, हमारी वीडियो का टाइम बढ़ जाता था। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं वैसे ही आपको डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, आसान शब्दों में समझा करके बता रहा हूँ, न ज़्यादा स्पीड से न ज़्यादा स्लो करके पढ़ा रहा हूँ, रिविजन भी साथ में करा रहा हूँ। तो आराम से 25 मिनट तक के आसपास की क्लास हो जाती है। लेकिन PY अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ तो 5-6 मिनट 7 मिनट ज़्यादा लगेंगे ही सही। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा कि वीडियो लेंदी हो रहा है। हाँ, मुझे पता है कुछ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो टाइम देख करके नहीं पढ़ते हैं, और उनको पता है कि टाइम क्यों बढ़ रहा है। बेफिजूल में टाइम नहीं बढ़ रहा है, PYQ करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अभी देखो ना, ये सामने प्रश्न है। मैंने हमेशा आपको उड़ान योजना बताया 2016, लेकिन हमने देखा आज कि यार ऐसे भी आ सकता है। तो हम उसके लिए तैयार रहे ना आगे से। PYQ हमें बताता है कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, किस तरह से पूछ रहा है और किस तरह से पूछ सकता है। हम अपना दिमाग भी लगाएं। तो अब हम इसको ऐसे याद करेंगे 21 अक्टूबर 2016, ताकि हम रिस्क नहीं लें अगर एग्जामिनर का दिमाग फिर गया तो PYQ से हमें सीखने को मिलता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं, तो वो लेंदी होने के कारण वीडियो देखते ही नहीं है। इससे होता क्या, अपने चैनल को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है उसको जाता है कि यार एकदम से व्यूज काउंट जो इनके डाउन हो रहे हैं, मतलब अब कोई अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं या ये कोई दिक्कत है।
तो जो थोड़ा बहुत प्रमोट करता है यूट्यूब वो भी नहीं करता, उससे चैनल की रीच गिरती जाती है। अब मैं पूरा दिन भर लगा रहा हूँ, केवल इसी काम के लिए अपना सब कुछ दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी उम्मीद तो मैं भी करूंगा ना, मेरा घर चल रहा है इससे। वैसे हमारे पास अच्छी संख्या में व्यूज नहीं आते हैं, दूसरों की तरह कोई मैं पीडीएफ या कोई कोर्स वगैरह सेल नहीं करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे भी फर्क पड़ता होगा, मुझे भी फैमिली चलानी है अगर मैं पूरा दिन भर इसको दे रहा हूँ तो। इसीलिए फिर मुझे वो बंद करना पड़ा। और मैं बाकी आप लोगों से कहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ जोड़ो। भाई जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ो ताकि उनको टाइम की चिंता न रहे। तो अगर बाकी ऐसे लोग अगर देखना भी बंद कर दें तो हमारे पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ रहे ऐसे अच्छे बच्चों की जिनको टाइम की चिंता ना रहे। तो आप शेयर करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, वरना फिर हमें भी आगे पीछे देख करके चलना पड़ता है। चलो फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी ये कौन करेगा। तो सही उत्तर होगा माल्टा। तो याद रखेंगे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो कि अगले साल 2027 में होंगे, ये इसका 8वां एडिशन होगा और होस्ट करेगा, मेजबान देश होगा माल्टा। और याद रखेंगे माल्टा ये पहली बार कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। टोटल 8 खेल इसमें खेले जाएंगे। पहली बार जो नए खेल शामिल हो रहे हैं वो है नौकायन और वाटर पोलो। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान रखें इसके बारे में। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के बारे में बता दूं, 14 से लेकर 18 साल के युवा एथलीट इसमें हिस्सा लेते हैं। पहली बार ये 2000 में हुआ था, सन 2000 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। हर 4-4 साल में होता है। और भी डिटेल में आपको जानकारी दे दूं, कुछ स्टैटिक बन जाएंगे यहाँ से, जैसे कि हमने देखा 2027 में 8वां एडिशन माल्टा में होगा। उसके अलावा लास्ट एडिशन 2023 में हुआ था, इसका 4 साल पहले त्रिनिदाद व टोबैगो में हुआ था, जब भारत 17वें स्थान पर रहा था। 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज आए थे हमारे पास, और टॉप पे उसमें ऑस्ट्रेलिया रहा था। हमने कहा पहला एडिशन सन 2000 में हुआ था स्कॉटलैंड में, और भारत भी इसको एक बार होस्ट कर चुका है। ये भी प्रश्न आपके बन सकता है। जो इसका तीसरा एडिशन हुआ था 2008 में, तब भारत ने इसको होस्ट किया था, भारत के पुणे में हुआ था ये। इसी तरह से आप देखोगे कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पहला एडिशन है 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था, 22वां एडिशन बर्मिंघम यूके में। अगला एडिशन 2026 में होगा, 23वां एडिशन ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और यहाँ का ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत अब इसको एक बार तो होस्ट कर चुका है, जो इसका 19वां एडिशन है 2010 में, और एक बार फिर से भारत इसको होस्ट करने जा रहा है दूसरी बार 2030 में, जो कि इसका 24वां एडिशन होगा। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है और रहेगा डेफिनेटली। डायरेक्ट आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर से आपको याद रखना है। एक याद रखना, राष्ट्रमंडल संघ की जो पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष बनी उनका नाम है शर्ली बोचवे, ये घाना देश की है। बाकी माल्टा देश के बारे में भी आपको बता दूं, ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसके कैपिटल होती है वेलेटा, करेंसी यूरो है, और इसके प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट एबेला, जबकि प्रेसिडेंट का नाम है मैरियम स्पिटेरी डेबोनो। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। और अब आप देखोगे वीडियो इतना लेंदी बन गया, तो आप देख सकते हो मैंने कोई फालतू बात नहीं करी। हाँ, थोड़ा सा ये बीच में बताया जरूर था पीवाईक्यू के बारे में, 1 आध मिनट गया होगा उसमें। बाकी सब मैंने जो भी समय लिया वो पढ़ाने में या रिवीजन में लिया है। बाकी अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है कभी कभार, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करो, 2x पे देख लिया करो। अब मैं वीडियो की लेंथ कम कैसे करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता। या तो फिर कम पढ़ाएंगे तभी कम होगा। फिर भी बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, उनको जोड़िए अपने साथ में। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी पीडीएफ और इसकी प्रैक्टिस के लिए क्विज डेली आपको मिल जाती है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पर हुआ, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। फिर आपसे पूछा स्मॉग ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की गई अभी, तो आंसर होगा IIT मद्रास। फिर आपसे पूछा कि अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, कल्पना सोरेन को। फिर अगले में पूछा आपसे कि अवैध एप्लीकेशन को अभी लॉन्च किया, तो आंसर होगा हरियाणा पुलिस ने इसको लॉन्च किया है। फिर अगले में पूछा ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है कौन सा, स्लोवेनिया बन गया है ऐसा करने वाला। फिर आपसे पूछा गुजरात ये अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का दूसरा देश बन गया, दूसरा आंसर हो जाएगा इसका, पहला उत्तराखंड है। फिर आपसे पूछा अभी राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बन गए, डॉक्टर संजय तिवारी बन गए हैं। और अनलाइकली पैराडाइज इस बुक को लिखा है संजय राउत ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली अभी महिला खिलाड़ी बन गई है, रवांडा की है, नाम है फेनी याद रख लो आप। अच्छा, एक और प्रश्न है,
इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना, इसको अभी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। बाकी चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था थाईपुसम महोत्सव 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो थाईपुसम भैया कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।